हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अब आज की अपनी क्लास और अपना पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आता होगा ना कि ये इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब किस क्या है इकोनॉमिक्स? एक सब्जेक्ट है तो इसमें हम किस के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि ये देखिए, ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है 11th और 12th में। इसके बारे में बच्चा इतना नहीं जानता जितना बच्चा मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के बारे में जानता है, क्योंकि ये सब तो हम बचपन से ही पढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा एक जिस्ट दूंगा कि इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है। जैसे देखिए, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में हमें मालूम है कि मैथ्स में क्या होता है। मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं, सम्स होते हैं। मैथ्स में हम यही सारी चीज़ें डील करते हैं। साइंस हो गया, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फिजिक्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में हम अकाउंटेंसी जब करते हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। इन सभी चीज़ों में डील करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम करते हैं ओवरऑल मार्केट की स्टडी। मार्केट की स्टडी, मार्केट में जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, वो कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसी है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कि किसी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कस्टमर्स का जो नज़रिया है उस प्रोडक्ट के थ्रू वो किस तरह का है, क्या प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिक रहा कि नहीं बिक रहा। तो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट में हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की, और डिमांड और सप्लाई कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के बीच में कैसी है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो और भी कई टर्म्स आएंगे आगे चल के, नए नए टर्म्स, लेकिन जो एक मेन और वास्ट टर्म है वो यही है कि हमें मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ना है, कि किस तरह से ऊपर नीचे मार्केट की डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड। तो चलिए, इंट्रोडक्शन। Every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talk about algebra, science deals with experiments, accounts deal with profit and loss, and so on. So economic is no different. An economist language consists of terms like demand, supply and market. देखिए लिखा हुआ है ना इसमें, demand, supply and market. In coming chapters, you will come across many new terms and some familiar words that economists use in specialized ways. तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने लायक या समझने लायक, सिर्फ जो मैंने आपको अभी बोला है सिर्फ आप बस उस पर ध्यान रखिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिस्ट ways of thinking. Of course, as one cannot become a mathematician overnight, in the same way learning to think like an economist will take some time. सही बात है। Yet with a combination of theory, numericals and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice this skill. तो अब हम समझ लेते हैं कि ये इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी, पहले पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको सिर्फ हिंदी में बोला है, आपको सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब इकोनॉमी क्या होती है, देखो इकोनॉमी से आप क्या समझते हो, अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स से समझाई कि इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने आसपास देखिए चारों तरफ, तो आपको इकोनॉमी में क्या चीज़ें दिखेंगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इकोनॉमी का एक सिंपल मीनिंग बता दूं। इकोनॉमी का मीनिंग मीन्स, इकोनॉमी ऐसा ऐसी चीज़ें हों, मतलब इकोनॉमी मतलब ये है कि इकोनॉमी में ऐसी चीज़ें होंगी जिनके थ्रू आप कुछ इनकम कर पा रहे हो या आप कुछ पैसा कमा पा रहे हो। ऐसी चीज़ें इकोनॉमी में कंसिडर्ड होती हैं। जैसे देखो, एग्रीकल्चरिंग, फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स अनाज उगाते हैं, मिनरल्स, वो ये क्या कहते हैं, मिलेट, बाजरा, ये सारी चीज़ें उगाते हैं। काय के लिए उगाते हैं? कुछ अपने लिए उगाते हैं, कुछ सरकार को देते हैं। उससे क्या होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है। जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी।
आपने अपने आसपास देखा होगा इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, शॉप्स वगैरह, रेलवेज, फ्लाईओवर्स, ऑफिसेस, तो ये सारे क्या हैं? ये सारी हमारी इकोनॉमी का पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि हम इनके थ्रू ही कमाते हैं और इनके थ्रू ही हम अपनी जो इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनके ही थ्रू तो हम कमा रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि समाज में क्या काम करना है, देश देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। शॉप्स क्या होती हैं? फैक्ट्रीज काय के लिए होती हैं? गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब है इससे कि अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, मीन्स काम करने के लिए आपको साधन होने चाहिए, एंड अर्न अ लिविंग, और उससे जो आप पैसा कमाओ, उससे आप अपना खुशहाल जीवन जी पाओ, वो होती है इकोनॉमी। तो अंडरस्टूड। तो इकोनॉमी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो इकोनॉमी के एग्जांपल्स: फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, मींस units which enable people to earn an income and at the same time helps to produce goods and services which people require for use, means to, एक तो आप उससे कमा रहे हो, इन सारी चीज़ों से कमा रहे हो। आप रेलवे में देखो, लोग बाग काम करते हैं। शॉप्स में कुछ लोगों की शॉप्स होती हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ माइंस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो इनसे क्या हो रहा? इनसे हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही, लोगों को काम मिल रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो डील करती हैं। फैक्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये है हमारी इकोनॉमी। सो अ सिस्टम जिसमें पीपल जो है, इंसान जो है, वो काम करता है एक इनकम को जनरेट करने के लिए या अपनी लाइफ जीने के लिए, टू अर्न अ लिविंग। अंडरस्टूड? आ गया इकोनॉमी का मतलब समझ में? मैं समझता हूँ कि आपको अब इकोनॉमी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब और देख लेते हैं ना। So, it is an organization that provides living to the people. In this task, it makes use of available resources to produce those goods and services that people want. Indian economy consists of, see, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी, वन सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, कि कहाँ कहाँ से हम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से। एग्रीकल्चर से क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? अनाज हो गया, राइस हो गया, मतलब बहुत जो खाने की चीज़ें होती हैं, वो हम सारी चीज़ें एग्रीकल्चरिंग से हमें मिल सकती हैं, उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्री से हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं? सर्विस दे सकते हैं। आने जाने में क्या होता है? दिक्कत नहीं होती, कहीं पे भी चले जाओ। बैंकिंग में क्या होता है? हम सर्विस देते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। इस तरह से तो इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज। अंडरस्टूड? अब आते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। वाइटल प्रोसेस, इकोनॉमी का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है? देखो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। For this objective to be fulfilled, it is necessary that following economy should understood three economic activities: production, consumption, investment और capital formation। देखो, प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में क्या होता है? हमारी लैंड। प्रोडक्शन हम काय पे करते हैं? अगर हमारे पास लैंड नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे? लैंड, उसके बाद फिर आपको चाहिए लेबर, फिर चाहिए आपको कैपिटल, चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर चाहिए आपको रॉ मटेरियल, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप प्रोडक्शन कर पाओगे? कंजम्पशन में क्या आता है? कंजम्पशन के लिए अब आपको क्या चाहिए? कंजम्पशन के लिए आपको चाहिए हाउस होल्ड थिंग्स। कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड मतलब हम लोग, अगर हम लोग बाज़ार से चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? चीज़ें बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। और फिर इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? जैसे मान के चलो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये एक इंसान कमा रहा महीने का, तो वो क्या करेगा? उसमें से ही अपने खर्च का खर्च निकालेगा। सारी चीज़ें, स्कूल की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस, घूमना फिरना, सब कुछ मिला मिलू के
₹1000 क्या करेगा वो हर महीने का? इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उसकी कैपिटल भी फॉर्म होगी। तो कैपिटल एक इंसान की फॉर्म होती है पैसे के फॉर्म में ज़्यादातर, लेकिन कंपनीज़ की फॉर्म होती है बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, एसेट हो गया, इनके फॉर्म में। तो इससे इन्वेस्टमेंट भी होगी और कैपिटल फॉर्म भी होगी। कि मान के चलो बिजनेस में फ़ायदा हुआ तो आपने कहीं वो पैसा किसी शेयर में लगा दिया, या कि उससे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया आपने, इस तरह से। तो ये है वाइटल प्रोसेस इकोनॉमी का। सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, 3 तरीके से। अब देखो अब आते हैं व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो इकोनॉमिक्स पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है, हम ये तो समझ गए कि इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन हम ये भी समझ गए कि इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में हमें ये समझिए आप कि इकोनॉमिक्स में हमें ये समझ में आता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितने ऑल्टरनेटिव वेज फाइंड कर सकते हैं एक चीज़ को यूज़ करने के। अब जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, पानी है। अब वही पानी हमारे खाना बनाने के काम आता है, वही पानी गंगा जल के तौर पे काम आता है, वही पानी हमारे नहाने के तौर पे काम आता है, वही पानी हमारे पीने के तौर पे काम आता है। तो पानी के कितने सारे यूजेस हो गए। तो हम यही चीज़ सीखेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज सीखने हैं हमें जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखिए उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है एक इकोनॉमिस्ट ने। वन सेकेंड, सी व्हाट इज द डेफिनेशन। वन सेकेंड, देखो the main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity। ये scarcity का मतलब होता है कमी। मीन्स आपके पास साधन कम है और आपको उन्हीं साधनों से नए साधन खोजने हैं। मीन्स ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेस। मैंने अभी नहीं बताया आपको एग्जांपल वाटर का। धरती पे पानी क्या है, अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? लिमिटेड है ना। तो उसी पानी का यूज हम लोग कितनी सारी चीज़ों में कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि ये इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं हैं। तो हमें उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा अल्टरनेट साधन खोजने हैं। So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. So economics is concerned with the selection of resource under condition of scarcity. Understood? कि हमें किस तरह के साधन खोजने हैं कि हम उसी में अपना काम चला लें। जैसे कि मान के चलो, एक आपको बहुत ही फनी सा एग्जांपल देता हूँ। एक टू व्हीलर है, अब उस पर तीन फ्रेंड्स हैं, उनको जाना है एक जगह से दूसरी जगह। अब लेकिन टू व्हीलर एक ही है, तो वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्केर्सिटी है उस चीज़ की। तो वो क्या करेंगे, एक ही गाड़ी पे तीनों जने लद के जाएंगे, फिर चाहे उस गाड़ी का आगे का पहिया उठे या पीछे का पहिया उठे। तो इसी तरह की कि कमी को पूरा कैसे करोगे आप, वो हमें इसमें सीखना है इकोनॉमिक्स में। तो स्केर्सिटी मतलब होती है कमी। अब पढ़ लेते हैं स्केर्सिटी होती क्या है। स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सीधा सीधा आप समझो, मतलब स्केर्सिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। अब मान के चलो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई कैसे, मान के चलो एक लैंड है आपके पास, लैंड है एक जमीन। अब एक लैंड है, अब उस लैंड पे आप वीट भी उगा रहे हो, आप उस लैंड पे राइस भी उगा रहे, आप उस लैंड पे समझ लो पीस भी उगा रहे। तो एक ही लैंड है, अब आपको तीन चीजों का व्यापार करना है, आप कैसे कर लोगे? क्या है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। लैंड तो एक ही है ना आपके पास, तो अब उस पर या तो आप वीट पूरी तरह से उगा लो, या तो राइस उगा लो, या फिर पीस उगा लो। या फिर अगर आप उस लैंड को बांटते हो तीन हिस्सों में, तो आप थोड़ा ही थोड़ा आप वहां पे क्या कर पाओगे, उगा पाओगे चीजें। तो वही है, स्केर्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड, लोगों की डिमांड, लोगों को राइस भी चाहिए, पीस भी चाहिए और वीट भी चाहिए, लेकिन आपके पास तो लैंड एक ही है ना। तो आप जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो ज्यादा उगाओगे ना, क्योंकि आपको भी तो पैसा चाहिए। डिमांड फुलफिल इसी से तो वही चीज है स्केर्सिटी मतलब। तो पढ़ लेते हैं अब इसमें
और क्या दिया हुआ है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन, वन सेकेंड, इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर वॉन्ट्स मीन्स ज़रूरत एक्सीड करती है हमेशा रिसोर्सेस को. एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट रेडली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव enough resource to satisfy all the wants of the people. Scarcity is universal. Every individual, organization, and economy faces scarcity of resources. So, economizing of resources refers to making optimum use of available resources. मैंने अभी आपको बताया optimum use मतलब जो भी साधन हमारे पास हैं हमें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है. एक मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ. गोल्ड है, आपने गोल्ड देखा होगा. तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड पहनने के पर्पज से यूज होता है, गोल्ड रखने के पर्पज से भी यूज होता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी यूज होता है. गोल्ड के आपने देखो अंगूठियां भी बनती हैं, कड़े भी बनते हैं और ज्वेलरीज भी बनती हैं और बहुत से ऑर्नामेंट्स बढ़ते हैं. तो अलग अलग, तो एक ही गोल्ड के कितने सारे यूज हो गए कि नहीं हो गए, एक ही गोल्ड के इतने सारे यूज. तो इसी तरह से कि हमें बस इसमें यही देखना है, इस पूरी इकोनॉमिक्स में हमें यही, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेस कम हैं और हम उनका किस तरह से यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव यूज हम किस तरह से कर रहे हैं. मनी है, मनी सबसे लिमिटेड रिसोर्स है. हर इंसान के पास अथाह पैसा नहीं होता. अंबानी जी भी हैं, उनके पास खूब पैसा है, लेकिन वो चाहें तो क्या पूरा वर्ल्ड खरीद सकते नहीं. तो इस तरह से अंडरस्टूड. इस तरह से जैसे कि एक इंसान की इनकम है 10,000 रुपये है महीने की, तो क्या 10,000 रुपये में वो सब कुछ ले लेगा, उसे उसी में खाने का भी खर्चा निकालना है, उसी में बच्चों की फीस भी निकालनी है, उसी में थोड़ा बहुत घूमने का खर्चा भी निकालना है और उसी में इन्वेस्टमेंट भी करनी है. तो कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूज आ गए देखो. तो अंडरस्टूड. अब आपको स्कैरसिटी का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं आप सिर्फ इतनी चीज़ें ही पढ़ोगे, उसी में आपका सब हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और इसके आगे की चीज़ें भी अपन देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.